अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 6 MFA कोई प्रोजेक्ट अप्रेजल की हम बातें कर रहे थे। 3 टॉपिक थे हमारे पास, पे बैक पीरियड, NPV, IRR। पे बैक पीरियड, NPV, IRR। अच्छा, कैलकुलेशन में कुछ मसले आ रहे हैं कि इंटरेस्ट को हमने कहाँ पे कंसीडर करना है, कहाँ पे नहीं कंसीडर करना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक कैश आउटफ्लो है, इंटरेस्ट एक कैश आउटफ्लो है। प्रॉफिट निकालते वक्त हमें इसे माइनस करना है, ठीक हो गया। उस सूरत में अगर हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं तो NPV के क्वेश्चन में इंटरेस्ट को एज ए कैश आउटफ्लो प्रॉफिट निकालते हुए कंसीडर नहीं करना। क्यों? NPV में हम क्या करते हैं, नेट कैश फ्लो के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते हैं। उस डिस्काउंट फैक्टर के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट का एलिमेंट इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो अगर हम ऑलरेडी ऊपर प्रॉफिट में भी इंटरेस्ट ले लेंगे, फिर डिस्काउंट फैक्टर में भी इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेटेड है, तो बात ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए NPV के अंदर इंटरेस्ट को हमने एज ए कैश फ्लो नहीं लेना। क्यों? ये डिस्काउंट फैक्टर में होता है। पे बैक पीरियड में चूंकि डिस्काउंट फैक्टर नहीं अप्लाई करते, वहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर नहीं अप्लाई करते, तो इसलिए हमें कैश फ्लो में इंटरेस्ट को लेना होता है, ठीक हो गया। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन को कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना। अगर तो NPV के क्वेश्चन में टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो डेप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त यूज़ करना है, एज ए कैश आउटफ्लो लेना है। लेकिन नॉन कैश आइटम है तो बाद में फिर हमने क्या करना है, इसे ऐड बैक करके नेट कैश फ्लो की तरफ जाना है। सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन को यूज़ करना है। यहाँ पे टैक्स नहीं है, वहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को एज ए कैश फ्लो नहीं लेना। अगर ये कैश फ्लो में हो भी तो इसे कैश फ्लो में से निकाल देना। सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, चूंकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना होता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डेप्रिसिएशन को हमने एज कैश फ्लो आउटफ्लो लेके प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। तो भी हम प्रॉफिट निकाल के, टैक्स निकाल के, उसके बाद इसको ऐड बैक करके फिर नेट कैश फ्लो की तरफ जाएंगे। ऐड बैक करने से क्या होगा, ये प्रॉफिट के अंदर से जो माइनस थी अब ऐड होके वो इफेक्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्यों? नॉन कैश आइटम हमने कैश फ्लो लेने हैं, तो उसमें नॉन कैश आइटम को कंसीडर नहीं करना, ठीक हो गया। इंटरेस्ट के अलावा लोन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इशू ऑफ शेयर्स, ये चारों चीज़ों को हमने NPV की कैलकुलेशन में एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करना। क्यों? ये डिस्काउंट फैक्टर जो निकलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक के थ्रू, उसके अंदर ये चारों चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, तो इसलिए इनको एज ए कैश फ्लो नहीं लेना। हमने को 2 दिन पहले एक क्वेश्चन किया था अफ्टिन, उसका आंसर कहीं से स्टूडेंट्स ने देखा, उसके आंसर में उसने लोन को जो है वो माइनस किया हुआ था, तो नहीं लेना, वो गलत है आंसर, वो गलत है आंसर। वो ऐसा टीचर जिसने वैक नहीं पढ़ाया कभी, या पढ़ा नहीं, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़ाता था, तो वो तो शायद इन चीज़ों को माइनस करेगा एज ए कैश फ्लो। लेकिन आप लोगों ने चूँकि वैक पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने वैक पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है वैक कैलकुलेट करते वक्त ये चारों चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट वही डिस्काउंट फैक्टर होता है, तो इसलिए इनको एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करना। हाँ, जिसने वैक नहीं पढ़ा, ना पढ़ाया है, उसको शायद ये बात समझ भी नहीं आएगी। हाँ, जिसने वैक पढ़ा हुआ है या पढ़ाया हुआ है, उसे ये बात समझ आ जाएगी कि चारों चीज़ों को, इंटरेस्ट, लोन, डिविडेंड और इशू ऑफ शेयर्स को हमने कैश फ्लो क्यों नहीं लेना। क्यों? ये डिस्काउंट फैक्टर के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, ठीक हो गया। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे नोट्स के अंदर ICAP पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ओमेगा लिमिटेड के नाम से। एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का, कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन जो ICAP पास्ट पेपर में एक दफ़ा टेस्ट हुआ था। ओमेगा लिमिटेड के नाम से 15 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें कैलकुलेट करनी है आपको NPV, assuming that unless otherwise specified all cash inflows outflows would arise at the end of the year. Ignore taxation. ये वर्ड लिखने का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना, अगर हो भी तो उसे इग्नोर करना।
कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड भी हो तो उसे निकाल देना है। ठीक हो गया, मीन कंसीडर ही नहीं करना, ना कंसीडर करना है ना ऐड बैक करना है। हाँ, अगर कैश फ्लो के अंदर हो भी तो उसे निकाल देना है। ठीक हो गया, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करनी है अभी मेरे साथ चलना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आई कैप ने भी थोड़ा कॉन्ट्रावर्शियल सा दिया था, लेकिन कुछ बातें शायद इम्प्लाइडली इस क्वेश्चन के अंदर थी, उतनी एक्सप्रेसली नहीं थी चीज़ें, इम्प्लाइड बातें थी। सो क्या कहता है जी, ओमेगा लिमिटेड OL is the sole distributor of goods produced by ABC. Omega Limited OL is the sole distributor of goods produced by ABC Limited, mean OL ABC की goods बेचता है। क्या कहला, डिस्ट्रीब्यूटर है ABC की गुड्स का, मीन ABC कोई मैन्युफैक्चर है, OL क्या करता है, उसका सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, मीन उसकी चीज़ें आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेचता है। ठीक हो गया, विच इज़ अ लीडिंग ब्रांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। ABC एक इंटरनेशनल लीडिंग ब्रांड है। OL नाउ प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, दिस नाउ मीन OL नाउ प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन कोलैबोरेशन विद ABC लिमिटेड। तो OL ने कहा जी हम अपनी चीज़ें बना के बेचेंगे, तो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं लेकिन इन कोलैबोरेशन विद ABC। तो ABC ने कहा चलो यार मिलके बना लेते हैं, तो OL ABC के साथ मिलके आप चीज़ें बनाने जा रहे हैं। द फैक्ट्री वुड बी एस्टैब्लिश ऑन अ लैंड विच वाज परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹20 मिलियन इन 2005। 2005 में एक लैंड जो है वो बाय की गई थी, उसके ऊपर फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 40 मिलियन। हमने जो प्रोजेक्ट के अंदर कंसीडर करना है वो मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है, पास्ट में कितने की वो चीज़ ली गई थी, दैट इज अ संक कॉस्ट। अब की वैल्यू कितनी है वो हमने देखना है। ठीक हो गया, तो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू लैंड की कितनी है, 40 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट इज एस्टिमेटेड एट ₹30 मिलियन एंड ₹100 मिलियन रिस्पेक्टिवली। मीन ये तीन तरह के एसेट चाहिए हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए, 40 मिलियन की लैंड, 30 मिलियन का बिल्डिंग और 100 मिलियन का प्लांट। ठीक हो गया, ये बात समझ आती है। दिस मीन ये तीन हमारी इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल आउटले हैं ये हमारे तीनों। ओके, द फैक्ट्री विल प्रोड्यूस गुड्स विच आर प्रेजेंटली सप्लाइड बाय ABC लिमिटेड। फैक्ट्री क्या करेगी, गुड्स प्रोड्यूस करेगी। कौन सी गुड्स, जो पहले हम ABC से लेते थे, आप खुद बनाएंगे ABC के साथ मिलके। द सेल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट ₹300 मिलियन। पहले साल की सेल 300 मिलियन रुपीज होगी। द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल। प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, 20%। दिस मीन सेल 300 है, तो 20% प्रॉफिट निकाल के बाकी 80% कॉस्ट होगी। इसका मतलब यही है, क्या ख्याल है, बाकी कॉस्ट होगी। ओके, एज आर रिजल्ट ऑफ ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट वुड डिक्रीज बाय 10%। और इसे कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10% से डिक्रीज भी होगी। एवरी ईयर की जो भी कॉस्ट निकलेगी वो 10% से रिड्यूस करके हम जो है वो कैश फ्लो लेंगे कॉस्ट का। ठीक हो गया, 90% लेंगे, 100% पूरा कॉस्ट नहीं लेंगे। द सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ये लाइन अंडरलाइन करेंगे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। पूरी लाइन पढ़ो। द सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% एंड 8% रिस्पेक्टिवली ईच ईयर। सेल 10% से इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन, कॉस्ट 8% से इंक्लूड होगी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। 10% से इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन 10% का अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का मतलब कहने का क्या है कि कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, वो निकाल के फिर आपने क्या करना है,
10% से ग्रो करनी है एवरी ईयर इन्फ्लेशन। ये बात समझ आती है? थोड़ा औखा पॉइंट दोबारा मैं पढ़ने लगा हूँ ये लाइन। कहते हैं ईयर 1 की सेल, फर्स्ट ईयर मीन ईयर 1 की सेल मीन प्रोजेक्ट जहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर की सेल 300 मिलियन है, प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो दिस मीन कॉस्ट हमारे पास 80% आ गई। ठीक हो गया? एज ए रिजल्ट ऑफ ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट वुड डिक्रीज बाय 10% और कॉस्ट 10% से क्या होगी, डिक्रीज भी होगी एवरी ईयर। ठीक हो गया? उसने बता दिया इन्फ्लेशन सेल का 10% है, कॉस्ट का 8% है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है कि वो जो कॉस्ट है उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ सेल को भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है या सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन जाती है? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने शायद FR 1 पढ़ी होगी, उसकी अगर आप वर्किंग में जाओ कहीं पे स्टॉक का लेजर आप खोलते थे, कॉस्ट ऑफ सेल में से डेप्रिसिएशन माइनस करके रिमेनिंग आप कॉस्ट ऑफ सेल लिखते थे। उसके क्वेश्चन में बताया होता था इतने % जब डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज की जा रही है, इतनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को चार्ज की जा रही है। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल को भी चार्ज होती है। कौन सी कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके जो मैन्युफैक्चरिंग एसेट हैं लाइक प्लांट मशीनरी जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं, उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होती है। और यहाँ पे ये जो कॉस्ट दी गई है जो 80% हमने निकाली 300 का, उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। वो निकाल के फिर हम जो है वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन अप्लाई करेंगे। और वैसे भी वो निकालनी है, क्यों? उसे हमने नॉन कैश आइटम को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे टैक्स तो उसने पैसे ही रिक्वायरमेंट में कह दिया इग्नोर करना है। सर इसमें एक्सक्लूडिंग का हमने इधर मानी उल्ट लेना है, हिसाब से मुराद ये हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या कि कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, जो उसने कहा कि उसे निकाल के आपने इन्फ्लेशन लेना है। मतलब ये कि 8% कॉस्ट इंक्रीज करेगी लेकिन डेप्रिसिएशन निकाल के उसके बाद डेप्रिसिएशन वही रहेगी लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, कितनी वो भी शायद आगे पता चलेगा। दिस मीन कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, वो निकाल के फिर आपने 8% से इन्फ्लेशन अप्लाई करना है। कॉस्ट के अंदर है हमारे पास, पर हमारे पास कौन सा उसने रेट दिया उसके अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं। ये एक औखा पॉइंट था इसके अंदर डेप्रिसिएशन। हाँ, उसे हमने कंसीडर नहीं करना, इसलिए निकाल देना है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करना तो डेप्रिसिएशन को कंसीडर ही नहीं करना। हो अगर कॉस्ट में तो उसे दफ़ा दूर कर देना, क्यों? नॉन कैश आइटम है। ओके जी, आगे क्या कहता है, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ABC Limited would assist in setting up of the factory for which it would be paid an amount of rupees 10 million at the time of signing the agreement. दोबारा से ये एक और पॉइंट, ABC Limited would assist in setting up the factory for which it would be paid an amount of rupees 10 million at the time of signing the agreement. In addition, ABC Limited would be paid a royalty equal to 3% of sale. हम यहाँ पे दो औखे पॉइंट हैं। एक तो रॉयल्टी आपने पे करनी है 3% ऑफ सेल एवरी ईयर, तो एक सेपरेट कैश आउटफ्लो आएगा। ऊपर वाली बात क्या कह रहा है, ABC would assist in setting up the factory, मीन फैक्ट्री जो है वो सेटअप करने में, जिसके ऊपर शायद हमने देखा था बिल्डिंग की कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 30 मिलियन। क्या ख्याल है? उसी से रिलेटेड बात हो रही है। ABC Limited would assist in setting up the factory for which it would be paid an amount of rupees 10 million at the time of signing the agreement. इसका मतलब क्या है कि 30 मिलियन की जो बिल्डिंग बनानी है उसका 10 मिलियन जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त देना है, बाकी 20 बाद में देना है अगले साल। टोटल मिला के 30 मिलियन बनेगा। ABC Limited would assist in setting up the factory. फैक्ट्री मीन बिल्डिंग बनाने में असिस्ट करेगी, फॉर विच इट वुड बी पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10 मिलियन एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। मीन एडवांस वो आपसे ले रहे हैं कितना, 10 मिलियन। कहाँ पे? ईयर 0 में।
और बाकी 20 मिलियन आपने और देना है, वो देखना है कि आपने ईयर 0 में ही देना है या ईयर 1 में देना है, कब देना है, शायद नीचे कुछ और डिटेल भी होगी। मीन ये 10 मिलियन उस 30 में से निकाल के बाकी कितना बचेगा, 20 मिलियन, मीन ये 10 और 20 मिला के 30 बनेगा। ऊपर उसने पहले पैराग्राफ में बताया था हमें कि आपने जो बिल्डिंग बनानी है वो कितने की बनानी है, 30 मिलियन की। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड ही बेसिकली जो है वो ये पॉइंट आ गया। केबीसी आपको असिस्ट करेगी, लेकिन वो 10 मिलियन क्या लेगी, एट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट मीन एडवांस लेगी, बाकी 20 बाद में दोगे, मिला के 30 मिलियन बिल्डिंग का बनेगा। इसको देखा जाए तो शायद होना यही चाहिए था कि 30 मिलियन वो है और ये 10 मिलियन सेपरेट है, मीन 40 मिलियन की बिल्डिंग बनेगी। लेकिन आई कैप ने जब आंसर दिया तो उसने कहा कि नहीं, ये 10 सेपरेट है और ये 10 उसी 30 में से ही है, तो बाद में आपने 20 और देना है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करके आए थे, इसको 40 ही लिख के आए थे। सर इसके अंदर ये मतलब क्या हुआ कि ये जो 30 मिलियन की बिल्डिंग बननी है, इसका 10 मिलियन एडवांस है। इसका मतलब क्या है कि इस 30 मिलियन का 10 मिलियन एडवांस है, तो बाकी कितना फिर बचा, 20 मीन 10 और 20 मिला के 30 मिलियन की ही बिल्डिंग है। स्टूडेंट इसको 30 वो सेपरेट, 10 ये सेपरेट, 40 बना के आए थे और आई कैप ने आंसर में 30 ही लिखा। सर इसके अंदर हमें ये कहना चाह रहा है कि हम एबीसी लिमिटेड हमें 10 मिलियन से असिस्ट करेगी, हमारी मदद करेगी, हमारी मदद करेगी बिल्डिंग बनाने में। बिल्डिंग जो बनानी है, 3 एसेट चाहिए ना इसके लिए, एक लैंड चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, एक प्लांट चाहिए। वो बिल्डिंग बनाने में एबीसी असिस्ट कर रही है कि मैं बनवाती रहती हूँ, मैं आपको बनवा के देता हूँ। हाँ 10 अभी एडवांस देना है, बाकी फिर जैसे जैसे काम होगा या आगे देना है आपको, ठीक हो गया। या हो सकता है 10 एडवांस दे के कुछ 2 महीने बाद बाकी 20 दे देना। तो वो हमें बना के देगी, हम उससे पैसे दे हम उसे पैसे दे रहे हैं। मेरी बिल्डिंग चाहिए, लेकिन वो बिल्डिंग के ऊपर ठीक है 30 मिलियन लगना है, वो बनवा के कौन दे रहा है, एबीसी। क्यों, एबीसी के साथ कोलैबोरेशन में हम जा रहे हैं, तो ये काम हमने सपोज उन्हें दे दिया, भैया आप बनवा लो। हाँ 10 मिलियन उसमें एडवांस देना है, टोटल 30 मिलियन है। ABC Limited would assist in setting up the factory, for which it would be paid an amount of rupees 10 million at the time of signing the agreement. बाकी रॉयल्टी वाला पॉइंट सेपरेट है। एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया यहाँ पे, रॉयल्टी वाला भी एक सेपरेट पॉइंट यहाँ पे साथ ही इंक्लूड करके, हालांकि उसे पॉइंट बी भी बनाया जा सकता था। तो ये जो है 10 मिलियन है, हम एबीसी को पेड करेंगे। हम एबीसी को पे करेंगे। क्यों, हम और एबीसी मिल के इस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। मीन ये 10 मिलियन क्या है, एक आउटफ्लो है, इनिशियल आउटफ्लो है। आउट ऑफ दोज 30 टोटल 10 मिलियन ये है, तो 20 बाकी होगा, मिला के टोटल 30 ही है। मीन उस 30 के साथ ऐड करके 40 नहीं है बिल्डिंग का। ठीक हो गया। The factory building and installation of plant would be completed and commercial production would start 1 year after signing the agreement. The factory building and installation of plant would be completed and commercial production would start 1 year after signing the agreement. इसका मतलब क्या है कि 1 साल, सपोज ईयर 0 में आपने ये 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो उससे अगले साल जो है वो आपकी बिल्डिंग प्लांट लगेगा और प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो क्या सेल भी उसी ईयर से हो जाएगी, वो उसी भी अगले साल जाएगी। उसी में भी हो सकती है अगर जल्दी प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नेक्स्ट में भी जा सकती है। अब क्वेश्चन बताएगा। दिस मीन ईयर 0 में आप ये 10 मिलियन दे रहे हो, तो बाकी 20 आपने फिर कब देना है, नेक्स्ट ईयर में। क्या ख्याल है, बाद में देना है। हाँ, द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वुड बी कंप्लीटेड एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वुड स्टार्ट 1 year आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट। 50% of the cost of plant would be financed through a 5 years loan with interest payable annually at 10% per annum. Principal would be repaid at the end of 5 years, 5th years.
मीन इसके लिए जो भी पैसा चाहिए उसका 50% आप लोन से लगा रहे हो, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, और आपने प्रिंसिपल आखिरी 5वें साल में जाके पे करना है। एनपीवी के लिए हम इसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों? ना लोन को कंसीडर करेंगे, ना इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे। क्यों? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक होगी बात? A working capital injection of rupees 15 million would be required at the commencement of commercial production. जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तब आप 15 मिलियन का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दोगे। वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल कि वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, वर्किंग कैपिटल, जो आखिरी साल में आपको वापस मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। वापस नहीं मिलेगा, रिकवर हो जाएगा। OL charges depreciation on factory building and plant under the straight line method. Obviously कितने सालों के लिए है? OL uses a 5-year project appraisal period, तो 5 साल पे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम। बिल्डिंग की भी, बिल्डिंग 30 मिलियन की, प्लांट की भी, प्लांट 100 मिलियन का। क्या ख्याल है? दिस मीन ये डेप्रिसिएशन हमें निकाल के कॉस्ट में से एक्सक्लूड करके कॉस्ट फिर एज ए कैश फ्लो लेना पड़ेगी। हाँ, अदर उसमें इंक्लूड ना होती तो फिर हमने इस बात को इग्नोर करना था। क्यों? हमने इसको तो टैक्स जब कैलकुलेट नहीं करना तो इग्नोरेबल थिंग है। सो OL uses a 5-year project appraisal period. The residual value of the factory building and plant after 5 year is estimated at 50% and 10% of the cost respectively. इसका क्या मतलब है? कि वो जो बिल्डिंग है उसका 50% रेजिजुअल वैल्यू है, मीन 30 की बिल्डिंग है तो 15 रेजिजुअल वैल्यू है, और 10% जो है वो प्लांट 100 का है तो 10 उसकी रेजिजुअल वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त भी हम रेजिजुअल वैल्यू माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड आफ्टर 5 years एस्टिमेटेड एट ₹70 मिलियन। लैंड जो आज हम 40 की ले रहे हैं, 5 साल बाद वो 70 मिलियन की बिक भी जाएगी। क्या ख्याल है? नहीं, रिकवर भी हो जाएगा। आज इन्वेस्टमेंट है अगर 40 की तो 5 साल बाद वो 70 की बिक भी जाएगी। प्रोजेक्ट उसी खत्म हो गया, हम बेच देंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। बीच में कोई लाइन हमने छोड़ी तो नहीं? एक पॉइंट डी हमने छोड़ा है, वर्किंग कैपिटल हो गया था। हमारा रॉयल्टी का रहेगा थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए। Commercial production start after 1 year after signing the agreement. 50% cost of plant finance through this working capital जो है वो ये है। OL charges depreciation of factory building यहाँ पे है। तो बस ठीक होगी, बातें होगी। अब हमने करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिल जाए तो उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, तो कोशिश क्या करो पेज के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर की हेडिंग देके ना सारे पॉइंट एक दफ़ा लिख लिया करो। लाइक नंबर 1 पॉइंट क्या था जी हमारा, इसमें लैंड जो है हमारी 40 मिलियन की जो है वो लग रही है, बिल्डिंग जो है वो 30 मिलियन कॉस्ट की है, प्लांट जो है वो हमारा 100 मिलियन कॉस्ट का है। 3 पॉइंट ये एक दफ़ा लिख लेने। क्यों? ये हमने कैश आउटफ्लो इनिशियली आउट करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, सेल फर्स्ट ईयर की, ईयर 1 की 300 है, 20% प्रॉफिट मार्जिन है, मीन 80% कॉस्ट है। ठीक हो गया। कॉस्ट 10% से रिड्यूस भी होगी, कॉस्ट 8% से इन्फ्लेशन है, सेल 10% से इन्फ्लेशन है। क्या ख्याल है? और फिर हम बात क्या करेंगे जी, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख देंगे कि 10 मिलियन एडवांस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे, 3% जो है वो सेल की रॉयल्टी है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख देंगे जी कि कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगी 1 year आफ्टर साइनिंग द प्रोजेक्ट, मीन ईयर 0 में अगर प्रोजेक्ट साइन हो रहा है तो ईयर 1 में ये काम होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी, लोन इग्नोरेबल थिंग है, लिख देंगे ये भी, लोन इग्नोरेबल थिंग है, ये एक्सक्लूडेड है। ठीक हो गया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल 15 मिलियन का है। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से है, 5 year
टाइम पीरियड है, 50% रेजिजुअल वैल्यू है किसकी, बिल्डिंग की, और 10% रेजिजुअल वैल्यू है किसकी, प्लांट की। एसेट 3 थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। तो लैंड की डेप्रिसिएशन किधर है? लैंड नहीं होती सर, लैंड की डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, तो ना ही है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने बता दिया जी कि 70 मिलियन हमें लैंड का मिल जाएगा प्रोजेक्ट एंड पे, और हमें 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब उसने कहा जी एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ईयर 5 साल ही लेंगे। अब देखिएगा, ईयर 0 है हमारे पास, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है। अभी तक तो यही लग रहा है, अभी तक तो यही लग रहा है। ठीक हो गया। ईयर 0 में अगर आप देखो तो सर आपने क्या किया, बिल्डिंग का 10 मिलियन दिया। इधर मैं लिख लेता हूँ सर, बिल्डिंग का या लैंड का? बिल्डिंग का सर आपने 10 यहाँ पे दिया एडवांस। उसने यहाँ पे लिखा था फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट would be completed and commercial production would start 1 year after signing the agreement. इन एग्रीमेंट अगर आपने यहाँ पे साइन किया है तो बिल्डिंग कंप्लीट कहाँ पे होगी, प्लांट इंस्टॉल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो दिस मीन वो रिमेनिंग 20 आपने यहाँ पे देना है, और रिमेनिंग 20 आपने यहाँ पे देना है। ठीक हो गया। और इस बिल्डिंग की कोई रेजिजुअल वैल्यू भी है जो आपको 15 मिलियन मिलना है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे प्लांट लगा है ईयर 1 में, ईयर 1 में प्लांट लगा है, तो क्या चीज़ें ईयर 1 में ही सेल होना शुरू हो जाएंगी? उसकी प्रोडक्शन के बाद होगा। दिस मीन सेल आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी? ईयर 2 से। ईयर 1 में तो आपका प्लांट लगा है, बिल्डिंग आपकी ईयर 1। यहाँ पे ईयर 1 का मतलब क्या है? एंड ऑफ ईयर, जिसका स्टार्ट ये था। क्या ख्याल है? तो आपकी सेल क्या ईयर 1 के एंड से स्टार्ट हो जानी सर? नहीं, आपकी सेल यहाँ से स्टार्ट होनी है, और यहाँ से ऑनवर्ड 5 साल चलने हैं, ईयर 1 2 3 4। तो दिस मीन हमें यहाँ पे साथ ईयर 6 भी लेना पड़ेगा। इस पॉइंट को देखा जाए, ये जान थी इस पूरे क्वेश्चन की। द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वुड बी कंप्लीटेड एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वुड स्टार्ट 1 year आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन यहां पे किया, जहां पे 10 आपने दिया एडवांस, तो कंप्लीट कहां पे होगा? यहां पे। तो यहां से ऑनवर्ड आपको जो इसकी रेजिजुअल वैल्यू मिलनी है 15, वो कहां पे मिलनी है? यहां पे मिलनी है। क्या ख्याल है? ये एक पॉइंट पूरे क्वेश्चन की जान थी, जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन या ठीक है या गलत है। ये 15 कैसे निकाला सर? 30 का 50%। ठीक हो गया। उसके बाद सर हमारे पास आ गया प्लांट 100 का, कहाँ पे? ईयर 0 ईयर 1? ईयर 1 में सर 100 का, और इसकी रेजिजुअल वैल्यू आपको कितनी मिलनी है? 10। कैसे? 100 इंटू 10%। उसके बाद सर बिल्डिंग है आपकी कि लैंड है? लैंड कहाँ पे लोगे? ईयर 0 में लोगे। ईयर 0 से स्टार्ट होगी लैंड। कितने की लैंड थी? 40 मिलियन की लैंड थी, और एंड पे बिक जानी है कितने की? अब उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ था क्या? द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड आफ्टर 5 years इज एस्टिमेटेड एट ₹70 मिलियन। तो 5 years अगर आप यहाँ पे लो लोगे तो इसकी सेल कहाँ से करोगे फिर? क्या ख्याल है? तो इसलिए हम इसको ईयर 6 में ही लेंगे। तो इसमें लैंड के इनफैक्ट यहाँ पे आई कैप को शायद वर्ड ये यूज़ करना चाहिए था, एट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹70 मिलियन। ये एक बात क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक थी।
कि भाई लैंड अगर यहाँ पे बेच दोगे तो फिर कैसे लगाएं? तो फिर ईयर 6 की सेल कहाँ से करोगे आप? उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, उसके ऊपर प्लांट है, वो कहाँ पे लेके जाओगे? क्या ख्याल है? कॉमन सेंस सप्लाई होती है। आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट। इस 5 ईयर्स का मतलब क्या है? एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट। मीन काफ़ी बातें इस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लाइड हैं, एक्सप्रेस नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये कॉन्ट्रावर्शियल सा क्वेश्चन है। चलें जी, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है सर? सेल्स हैं, रॉयल्टी है, कॉस्ट है, बस। वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन वर्किंग कैपिटल भी है सर हमारे पास, वर्किंग कैपिटल भी चलो ले लेते हैं। मार्केट वैल्यू लेनी होती है, मार्केट वैल्यू लेनी होती है। ठीक हो गया जी। वर्किंग कैपिटल कहाँ से स्टार्ट होगा सर? ईयर 1 से ही स्टार्ट होगा। वर्किंग कैपिटल भी ईयर 1 से स्टार्ट होगा। कितने का? 15 का। यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जाके 15 रिकवर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात आएगी सर हमारे पास सेल्स, जिसके अंदर है कॉस्ट ऑफ सेल, जो 10% से कम भी होनी है। उसके अंदर से फिर आपने डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी। उसके लिए कुछ वर्किंग करना पड़ेगी। यहाँ पे वर्किंग कर लूँ मैं? सर देखिएगा, सेल्स जो है वो ईयर 1 की कितनी है? 300 मिलियन। किसकी? ईयर 1 की। ईयर 1 की सेल 300 मिलियन। 20% इस पे अगर हम अप्लाई करें कि 80% अप्लाई करें, 20% प्रॉफिट है, 80% अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाती है 240 क्या? कॉस्ट। 240 हमने कैसे निकाला कि 20% प्रॉफिट था वो निकाला, तो पीछे 80% कॉस्ट आ गई। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये जो 300 मिलियन सेल है ईयर 1 की, इसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है? क्योंकि ईयर 1 की ईयर 0 कितनी उसने बताई, हम अभी ईयर 0 पे हैं। वो हमें बता रहा है ईयर 1 की सेल 300 मिलियन होगी। दिस मीन उसके अंदर इन्फ्लेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो ईयर 1 को तो इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। ईयर 1 को तो इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्या ख्याल है? ईयर 1 की यही 300 जाएगी, आगे ईयर 2 से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे? इन्फ्लेशन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये बात समझ आती है? क्या ख्याल है? दिस मीन ये जो कॉस्ट 240 है, ये जो कॉस्ट है 240, इसके अंदर भी इन्फ्लेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। इसके अंदर भी ऑलरेडी इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑलरेडी ईयर 1 में है। ईयर 2 से ऑनवर्ड इस पे भी हम क्या करेंगे? इन्फ्लेशन अप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है? तो इसके अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, इसके अंदर भी ऑलरेडी ये किसकी है? ईयर 1 की। इसके अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। लेकिन उसने कहा कि जब हम ऑन प्रोडक्शन करेंगे ना, तो कॉस्ट हमारी 10% से कम होगी। जिस मीन ये 240 नहीं, ये कितनी बच जाएगी? 90% बच जाएगी पीछे। 10% रिड्यूस भी होगी ना ऑन प्रोडक्शन की वजह से। कितनी बनेगी? 216। अब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? तो इसमें से करेंगे हम लेस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन देखें तो सर हमारे पास 2 एसेट हैं, एक बिल्डिंग, एक प्लांट। बिल्डिंग की अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें सर, तो 30 मिलियन माइनस 15 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 साल लाइफ, कितनी बनेगी? 3। वो माइनस करेंगे। उसके बाद प्लांट की अगर हम डेप्रिसिएशन देखें तो कितने का? 100 का प्लांट है, 10 का रेजिडुअल वैल्यू है, 5 साल लाइफ है, 18। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास क्या बनती है? 195 जो है वो ईयर 1 की क्या कॉस्ट जो हमने एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जी वर्किंग समझ आती है? 300 मिलियन की उसने कहा ईयर 1 की सेल है, और जब ईयर 1 की बताई है ईयर 0 पे खड़े होते हुए, दिस मीन इसके अंदर इन्फ्लेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। क्या ख्याल है? अगर ईयर 0 की सेल बताई होती ना, तो फिर ईयर 1 की लेने के लिए हम उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल के लेते। जब उसने ईयर 1 की बताई है, दिस मीन ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने ईयर 2 से ऑनवर्ड लेना है।
और 80% कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट है, तो 80% कॉस्ट आ गई 240। दिस मीन ये ईयर 1 की कॉस्ट, इसके अंदर भी इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कॉस्ट पे भी हम ईयर 2 से ऑनवर्ड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेंगे, क्या ख्याल है। और 216 आ गई हमारे पास 90%, क्यों 10% रिड्यूस भी होनी है, तो रिड्यूस करके हमारे पास जो है ये 90% हमने क्या किया है रिडक्शन, कितने से 10% से, क्या ख्याल है। जैसे बढ़ाने के लिए हम 1% ले लेते हैं, तो कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं 100% से कम लाने के लिए 90% ले ली, में 10% कम होगी। डेप्रिसिएशन दोनों की माइनस की, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर 1 की कॉस्ट 195 ऑलरेडी इन्फ्लेटेड आ गई। अब हम आगे अपने क्वेश्चन में जी सेल स्टार्ट करनी है सर, कहाँ से, ईयर 1 से, ईयर 2 से, ईयर 0 से, सॉरी भाई ईयर 1 के एंड पे तो आपका प्लांट मशीनरी लग रही है, ईयर 2 में सेल स्टार्ट होगी ना, तो कितनी सेल होगी ईयर 2 की 300। इसको 8% से ग्रो करना है, क्या इन्फ्लेशन रेट 10%, सेल का इन्फ्लेशन रेट क्या है 10%, इसका 10% अप्लाई करें सर 330, नेक्स्ट 10% और अप्लाई करें 330 पे 363, नेक्स्ट और अप्लाई करें 399, नेक्स्ट और अप्लाई करें 483। क्या ख्याल है, इस बात समझ आती है। सेल पॉजिटिव है ये, क्या ख्याल है। 399483 आ रही है मुझे, ईयर 6 की सेल्स बरा चेक करके बता दें 399 इंटू 439। अब आ गई सर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ईयर 1 की उसने कहा जी 195 है, इसको 8% से ग्रो करके ईयर 2 की मुझे बता दें प्लीज 211, ईयर 3 की बता दें प्लीज 227, ईयर 4 की बता दें प्लीज 246, ईयर 6 की बता दें प्लीज 265। और क्या रह गया, और क्या रह गया, मिस कर रहे हो आप एक चीज़ और, रॉयल्टी। इसलिए मैंने कहा कि पहले आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है, क्या क्या बातें हैं उसमें से जो होती जाए वो टिक 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 करते चले जाना है। तो सर रॉयल्टी आ गई, कितनी रॉयल्टी है 3% ऑफ सेल, 3% ऑफ सेल रॉयल्टी मुझे बताइएगा 300 का 3% कितना बनता है 9, 330 का 3% 9.910 ले लें 11, 399 का 3% 12, 439 का 3% 13। क्या ख्याल है, और कोई चीज़ रहेगी हो सर। पहले पैराग्राफ से हमने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट ले लिया, रेजिडुअल वैल्यू उनकी ले ली, सेल ले ली, कॉस्ट ऑफ सेल ले ली, इन्फ्लेट हमने कर लिया, रॉयल्टी हमने ले ली, 10 मिलियन हमने सेपरेट ले लिया। उसके बाद प्रोडक्शन उसने बता दिया जी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो सेल कहाँ से स्टार्ट होगी। लोन को हमने इग्नोर कर दिया, वर्किंग कैपिटल 15 का हमने ले लिया। उसके बाद सर हमने क्या किया जी, डेप्रिसिएशन ले ली, रेजिडुअल वैल्यू ले ली, और लास्ट लाइन में हमें क्या दिया गया, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड 70 हमने वो भी ले लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब बस अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम नेट कैश फ्लोज ले लेते हैं। ईयर 0 का -50, ईयर 1 का 135 नेगेटिव, ईयर 2 का 96, 109, 25, सॉरी 363 माइनस 227 माइनस 11 125 141। लास्ट जरा चेक करके बताएं मुझे। 161 ही बनता है, दोबारा चेक कर लें।
सर फॉन्ट्स के अंदर थोड़ा सा मामला दोबारा चेक कर लें सर। 15 + 10 + 70 + 15 270। ऑनलाइन वालों आप भी बता दिया करो, उठा के बैठे रहते हो बस देखते रहते हो कि कैलकुलेट भी करते हो जी। डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दें फिर, क्या ख्याल है? यस सर। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। 1 आगे अप्लाई करके मुझे NPV दे दें। इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या हम अप्लाई करेंगे? 1.12 रेज़ टू पावर -1, 1.12 रेज़ टू पावर -2, 1.12 रेज़ टू पावर -3, 1.12 रेज़ टू पावर -4, 1.12 रेज़ टू पावर -5, 1.12 रेज़ टू पावर -6। तुम्हारे पास आ जाएगी जी प्रेजेंट वैल्यू मीन PV 50 नेगेटिव। बाकी आप कैलकुलेट करके मुझे NPV की फिगर सिर्फ दे रहे हो। PVs की फिगर भी मुझे दे दीजिएगा कितनी कितनी बन रही है। ये पहली 50 नेगेटिव बन रही है, अगली देखिएगा। चलो मुझे NPV दे दें, बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे यकीन है आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। 280 मिलियन, मिलियन में फिगर्स थी ना? सो 280 मिलियन पॉजिटिव NPV आ रही है सर इस क्वेश्चन की। 280 मिलियन पॉजिटिव NPV आ रही है सर इस क्वेश्चन की। ये दो मेरे ख्याल से औखे तरीन क्वेश्चन थे। एक जो हमने प्रीवियस क्लास में किया बेजर, और एक ये ओमेगा लिमिटेड। आज तक जो कैफ लेवल पे औखे तरीन क्वेश्चन टेस्ट किए गए हैं उनमें से ये कोई दो औखे क्वेश्चंस थे। क्या ख्याल है या नहीं थे? जी 280 मिलियन ही आ रही है, बाद में प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। यकीन कर लें 280 मिलियन ही आ रही है, यकीन कर लें 280 मिलियन ही आ रही है जी। ये क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा हमें, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज 24, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज 24। क्या ख्याल है, मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्या करना है? IRR निकालना है सर आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? IRR कैलकुलेट करना है आपको
Digital Electronics DE acquired a plant on 1st January 2016 under a lease arrangement on the following terms. Lease period commencing from 1st January 2016, 3 years का टाइम पीरियड है. क्या ख्याल है? 3 साल का टाइम पीरियड है. तो 3 साल. डाउन पेमेंट ऑन कमेंसमेंट ऑफ लीज 2 million ईयर 0 में. क्या ख्याल है? लीज इंस्टॉलमेंट पेएबल एनुअली इन अरियर्स. लीज इंस्टॉलमेंट पेएबल एनुअली इन अरियर्स. दिस मीन ईयर. लीज इंस्टॉलमेंट पेएबल एनुअली इन अरियर्स 3.90 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको. अमाउंट पेएबल ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज टर्म मीन 3 सालों बाद आपने जो है वो इतना पे करना है. मीन 2 million स्टार्ट में और 3 साल बाद इतना. ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट वाज ₹10 million. DE depreciate its property, plant and equipment over their useful life. The disposal price of the plant at the end of the useful life of 4 years is estimated at ₹50 million. चौथे साल में जाके डिस्पोजल भी है. Net cash inflows from the use of the plant are estimated as under. 2016 में इतना. दिस मीन ये ईयर 1 होगा. ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 पे हम जो है वो अपना बनाएंगे प्रोजेक्ट. ईयर 0 स्टार्ट ऑफ 2016 होगा. क्या ख्याल है? नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ द प्लांट आर एस्टिमेटेड एज अंडर. इट मे बी एज्यूम्ड दैट ऑल कैश इनफ्लोज अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर. तो ये कैश इनफ्लोज हैं. ईयर 0 में 2 million की आपकी जो है वो डाउन पेमेंट है. ईयर 3 में आपका 0.89 million फिर पेएबल है. और इंस्टॉलमेंट आपकी ईयर 1, 2, 3 में आएंगी 3.99. ईयर 4 में नहीं आएंगी, लेकिन ईयर 4 में इनफ्लो ज़रूर है. तो क्या करना है आपने? IRR कैलकुलेट करना है. डिस्काउंट फैक्टर उसने नहीं बताया हुआ. क्या बताया हुआ है? It is feasible to acquire the plant assuming that DE cost of capital is 15%. This means पहले ये NPV आप 15% पे निकालोगे. क्या ख्याल है? उसके बाद आप देखोगे कि अगर तो पॉजिटिव है तो डिस्काउंट फैक्टर को इंक्रीज़ करके 20% पे ले जाओगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर कम करके 5% पे ले जाओगे. तो IRR निकाल लोगे. मेरे ख्याल इसमें कोई इतनी औखी बात है. क्या ख्याल है? कोई औखी बात तो नहीं है. निकाल लोगे, ये कंफर्म निकाल लोगे. चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा. ठीक है. एक क्वेश्चन नंबर 11 हमें मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 11 हमें मिलेगा. सोना लिमिटेड क्या करना है जी? यहाँ पे भी आपको IRR ही निकालना है. सोना लिमिटेड इज कंसीडरिंग investment in a joint venture. The entire cash outflow of the project is ₹175 million initial outlay, which would require to be invested by SL immediately. जो कि immediately mean year 0 में ही आपको क्या करना है? लगाना है. The joint venture partner Chandi Limited would provide all the necessary technical support. mean एक बंदा पैसा दे रहा है, दूसरा सपोर्ट दे रहा है. The other details of the project are estimated as follows. The project would extend over a period of 4 years. 4 साल तक. Sales are estimated at ₹155 million per annum for the first 2 years. ₹65 million per annum during the last 2 years. 4 ही साल हैं. Cost of sale and operating expenses excluding depreciation would be 50% and 10% of sales respectively. तो हमने भी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ही लेने हैं. क्यों? अगर टैक्स नहीं है तो. क्या ख्याल है? ठीक हो गया. परसेंटेज उसने एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बता दी. सेल की परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी.
and CL would entitled to share equal to 5% of sale and the remaining profit would be belong to SL. CL would be entitled to share equal to 5% of sale and the remaining profit would belong to SL. मतलब क्या हुआ कि 5% तो CL ने एक तरह की सपोज रन करना है तो सैलरी लेनी है, बाकी दोनों में जो बचेगा उसके बाद वो प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। दिस मीन ये 5% जो है ये भी हम एक प्रॉफिट का सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट निकलेगा, उसका ये 5% हम सेपरेट कैश आउटफ्लो लेंगे। क्या ख्याल है? CL शेयर के नाम से, हाँ CL शेयर के नाम से। तो ये हमारी इनिशियल आउटले है 175 की ईयर 0 में, सेल हमारी ये है पहले 2 साल ये, अगले 2 साल ये, कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट का 5% एक और कैश आउटफ्लो आएगा CL शेयर के नाम से, CL शेयर के नाम से। बाकी प्रॉफिट तो ऑब्वियसली पूरे प्रोजेक्ट का जो निकलना है वो तो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, लेकिन ये क्या है, एक तरह की एक्स्ट्रा कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा उसका 5% लाइक एक तरह की CL अपनी सैलरी ले रहा है, किस चीज़ की, क्यों वो चीज़ें रन कर रहा है, दूसरा सिर्फ पैसा लगा रहा है। तो ये एक सेपरेट कैश आउटफ्लो है, बाकी प्रॉफिट वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब भी होगा। सेल्स का मतलब प्रॉफिट है। हाँ, मतलब क्या हुआ, CL वुड बी एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वल टू 5% ऑफ सेल, नहीं 5% ऑफ प्रॉफिट नहीं, 5% ऑफ सेल। सेल का 5% ये सैलरी लेगा, प्रॉफिट का नहीं, सेल का 5% सैलरी लेगा। तो सेल की अमाउंट जब होगी तो उसका 5% ये एक सेपरेट कैश आउटफ्लो, मीन ये कैश इनफ्लो होगा, ये 2 कैश आउटफ्लो होंगे और एक तीसरा कैश आउटफ्लो ये होगा। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट SL वुड बी एबल टू रिकवर ₹100 मिलियन ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो आखिरी साल, चौथे साल में 100 रिजिजुअल वैल्यू भी है, 175 ईयर 0 में नेगेटिव है। तो क्या ख्याल है? एंड एज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज अदर देन द इनिशियल कैश आउटले अराइज एनुअली इन अरियर्स। और उसके बाद आपने क्या करना है, IRR कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट फैक्टर नहीं बताया उसने, तो पहले NPV मास्टर कहता था 10% पे निकाल लें, देखेंगे अगर पॉजिटिव है तो बढ़ा के 15% पे ले जाओ, नेगेटिव है तो कम करके 5% पे ले आओ। IRR कैलकुलेट किया जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको दे दूँ, क्या ख्याल है? आंसर नेक्स्ट क्लास में मैच करवा दूंगा मैं। इस क्वेश्चन को मेगा को प्लीज़ एक दफ़ा ठंडे दिमाग के साथ बैठ के, एक दफ़ा मेरे साथ क्लास में सॉल्व करना है, एक दफ़ा बाद में ठंडे दिमाग के साथ बैठ के दोबारा खुद से सॉल्व करना है। ठीक हो गया? फिर जाके अगर कोई एम्बिग्यूटीज़ होंगी तो वो क्लियर हो जाएगी। और ये 2 क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट हैं आपके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ।